मुंबई की एक सुनसान सुबह 27 अप्रैल 1959। एक अपार्टमेंट से गोलियों की आवाज गूंजी। 1, 2, 3। 3 गोलियां, और उन गोलियों ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। मरने वाला था एक रईस बिजनेसमैन, और मारने वाला देश का एक सम्मानित नौसेना अधिकारी। क्या था उस गोलीबारी के पीछे का सच? क्यों एक देशभक्त कमांडर बन गया हत्यारा? आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक के.एम. नानावती केस की। कमांडर कवास मानेकशॉ नानावती भारतीय नौसेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी। उनकी बहादुरी और ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। उनकी पत्नी थी खूबसूरत और मॉडर्न सिल्विया नानावती। उनके 3 बच्चे थे और उनकी जिंदगी किसी भी आम खुशहाल परिवार जैसी दिखती थी। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक गहरा राज छिपा था। नानावती अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहते थे, और इन्हीं दूरियों ने उनकी पत्नी सिल्विया को अकेला कर दिया था। इस अकेलेपन को भरने के लिए उनकी जिंदगी में एक तीसरा शख्स आ गया, प्रेम आहूजा, मुंबई का एक रसूखदार सिंधी बिजनेसमैन। प्रेम आहूजा, जो नानावती परिवार का दोस्त भी था, सिल्विया के करीब आने लगा। पहले दोस्ती, फिर मुलाकातें और फिर एक नाजायज रिश्ता। सिल्विया अपने पति की गैरमौजूदगी में प्रेम के साथ एक अनैतिक संबंध में उलझ चुकी थी। लेकिन ये राज कब तक छिप सकता था? नानावती को कुछ शक होने लगा था। उनकी पत्नी का बदला हुआ व्यवहार, उनकी उदासी, ये सब उन्हें बेचैन कर रहा था। लेकिन एक नौसेना अधिकारी, जिसे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने घर में ही सबसे बड़ा धोखा पनप रहा है। 27 अप्रैल 1959 की सुबह नानावती अपनी ड्यूटी से लौटे। उन्होंने सिल्विया को बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए जहाज पर जाना होगा। लेकिन सिल्विया की प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी। नानावती ने जब सख्ती से पूछा तो सिल्विया टूट गई। उसने रोते हुए अपने और प्रेम आहूजा के रिश्ते का पूरा सच उगल दिया। ये सुनकर नानावती के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक प्रतिष्ठित अधिकारी, देशभक्त पति, उसे अपनी पत्नी के धोखे का सामना करना पड़ा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सिल्विया और बच्चों को एक मूवी थिएटर में छोड़ा, ये कहकर कि उन्हें कुछ काम है। पर वह काम क्या था? नानावती सीधे अपने नेवल बेस गए। वहां उन्होंने कमांडर के तौर पर एक रिवॉल्वर और 6 कारतूस मांगे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस के लिए इनकी जरूरत है। चूंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्हें बिना किसी सवाल के हथियार दे दिया गया। लेकिन उनका इरादा कतई कोई प्रैक्टिस का नहीं था। हथियार लेकर नानावती सीधा प्रेम आहूजा के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वो सिर्फ प्रेम से बात करना चाहते थे, या उनके इरादे कुछ और ही थे? मुंबई की सड़कों पर भागती वो गाड़ी, और उसमें बैठा एक गुस्से से भरा अफसर। एक तूफान की आहट थी। प्रेम आहूजा के घर पहुंचकर नानावती ने दरवाजा खटखटाया। अंदर प्रेम सो रहा था। आहूजा ने दरवाजा खोला, नानावती अंदर घुस गए। दोनों के बीच क्या बात हुई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ ही पलों में प्रेम आहूजा की जिंदगी 3 गोलियों के साथ खत्म हो गई। नानावती ने उस धोखेबाज को मार डाला था। हत्या करने के बाद नानावती ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो सीधे डीसीपी के दफ्तर गए और कहा, मैंने एक आदमी को गोली मार दी है। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कबूलनामा था, या इसके पीछे कुछ गहरी वजहें थीं, जो पूरे केस को एक नया मोड़ देने वाली थी? पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया। प्रेम आहूजा की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। 3 गोलियां सीधी सीने में लगी थीं। सबूत साफ थे, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये हत्या जानबूझकर की गई थी, या ये गुस्से में लिया गया एक फैसला था? यही वो सवाल था जिसने आने वाले मुकदमे की नींव रखी। इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। एक सम्मानजनक नौसेना अधिकारी का हत्यारा बनना, और वजह? प्यार, धोखा और सम्मान। मीडिया ने इस केस को ब्लीट्स जैसी मैगजीनों ने खूब उछाला। नानावती को जनता का हीरो बना दिया गया।
उन्हें एक पीड़ित पति के रूप में देखा जाने लगा। मुकदमा शुरू हुआ और यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कोर्टरूम ड्रामा बन गया। अभियोजन पक्ष ने नानावती को एक ठंडे दिमाग का हत्यारा साबित करने की कोशिश की। उन्होंने रिवाल्वर लेने और सीधे प्रेम आहूजा के घर जाने की बात को सुनियोजित हत्या का सबूत बताया। नानावती के बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह अचानक और गुस्से में की गई हत्या थी। उनका कहना था कि नानावती ने रिवाल्वर सिर्फ प्रेम को डराने के लिए ली थी और जब प्रेम ने नानावती की बेइज्जती की तो गुस्से में गोली चल गई। ये पवित्र ऑनर किलिंग का मामला था, जहां एक पति ने अपने सम्मान के लिए आवाज उठाए। केस में रोज नए मोड़ आ रहे थे। जूरी ने नानावती को नॉट गिल्टी यानी दोषी नहीं पाया। यह फैसला जनता की भावनाओं के अनुरूप था, क्योंकि ज्यादातर लोग नानावती को निर्दोष मान रहे थे। लेकिन क्या जूरी का यह फैसला निष्पक्ष था, या फिर भावनाओं में बहकर उन्होंने न्याय को दरकिनार कर दिया था? जूरी के इस फैसले से जज साहब सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि जूरी भावनाओं में बह गई है और उसने सबूतों को नजरअंदाज किया है। इसलिए उन्होंने मामले को बंबई हाई कोर्ट में भेज दिया। यह एक असामान्य कदम था, जिसने भारतीय न्याय प्रणाली में एक बड़ी बहस छेड़ दी। हाईकोर्ट ने जूरी के फैसले को पलट दिया और नानावती को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नानावती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उनकी सजा बरकरार रखी गई। यह फैसला भारत के न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। नानावती केस ने भारत में जूरी सिस्टम की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिए। ये देखा गया कि जूरी सदस्य अक्सर भावनात्मक हो जाते हैं और सबूतों की बजाय भावनाओं या मीडिया प्रचार से प्रभावित होते हैं। नतीजतन 1973 में भारत में जूरी सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। कई सालों तक नानावती जेल में रहे। उनकी बहन प्रेम आहूजा से माफी मांगती रही, लेकिन उन्होंने माफ करने से इनकार कर दिया। अंततः 1968 में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें माफ कर दिया। नानावती अपनी पत्नी सिल्विया और बच्चों के साथ कनाडा चले गए और वहीं अपनी शेष जिंदगी बिताए। के.एम. नानावती केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। ये प्यार, धोखे, सम्मान, न्याय और मानवीय भावनाओं का एक जटिल जाल था। इसने भारतीय समाज और उसकी न्याय प्रणाली पर अमिट छाप छोड़ी। आज भी यह केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली न्याय क्या है। आपको क्या लगता है, नानावती के साथ न्याय हुआ या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझी कहानी के साथ।